दाऊ तेरे पाँव दबा दूं? सुल्तान का स्वर आता है। अरे तू रहने दे, लाल सिंह कह रहा है। तू क्या दबाएगा पाँव? तेरी तो बाहों में गठाने पड़ जाएं, तब मेरी साध पूरी हो। पाँव नहीं थके हैं बेटा, मेरा दिल जल गया है, कलेजा जल गया है मेरा। तेरे कंधे चौड़े हो जाएं, तब मेरा दिल ठंडा कर देना बेटे। तेरा दिल कैसे जल गया है दाऊ? सुल्तान पूछ रहा है। बस जल गया है, बूढ़ा लाल सिंह हांफते हुए समझाता है। तेरे कंधे चौड़े हो जाएं और बाहों में गठाने पड़ जाएं, बस फिर तू समझ जाएगा मेरा दिल कैसे जल गया है। रुक्मिन की अंगुलियां थाली में जहां की तहां थमी रह जाती हैं। बस यही कारण है कि सुल्तान को लाल सिंह के पास तक जाने देने की इच्छा नहीं होती उसकी। किसने जलाया है तेरा दिल? रुक्मिन का दिल धड़कने लगता है। उस हवेली वाले शंकर सिंह ने। लाल सिंह न चाहकर भी कह डालता है। उसकी आवाज़ पहले से अधिक भारी हो जाती है। रुक्मिन थाली जांघों पर टिकाए रह जाती है। क्या करे क्या न करे। कितनी बार तो वो कह चुकी है, लड़के को ऐसी बातें मत सिखाओ, एक बेटा है, सारी जिंदगी की रुलाई हो जाएगी। पर ये दाऊ न जाने क्या हो गया है इसे, बार बार वही रट। जब देखो तब शंकर ठाकुर, बदला दिल की आग, बैर की बातें। शंकर ठाकुर ने अपना बहुत नुकसान किया ना दाऊ, तेरा दिल जलाया है उसने। तूने एक दिन बताया था ना कि उसी के कारण अपना बेरिया वाला खेत चला गया था। हाँ मेरे बेटे हाँ। लाल सिंह फिर बात बढ़ा देता है। शंकर सिंह ने अपना बहुत नुकसान किया है। अपने हार खेत सभी उसके कारण नाश हुए हैं। पर अभी तू नहीं जानेगा, बस तेरे कंधे चौड़े हो जाएं, उन पर मारक थी, टांगने लायक बल आ जाए, फिर मैं तुझे सब बतलाऊंगा, सब। बरगद का वो पेड़ बतलाऊंगा जहां। रुक्मिन सन रह जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और कांसे की थाली में गेहूं के दाने इधर उधर लुढ़कने लगते हैं। शंकर ठाकुर अपना बैरी है बेटा। बूढ़ा लाल सिंह चाहकर भी बीती बातें नहीं बिसरा पाता। 10 बरस बीत गए। अपने बेरिया वाले खेत में ही बैर हुआ था उसका तेरे दादा से। उस मावस की रात तेरा दादा खेत पर फेरा लगाने गया था और शंकर ठाकुर जूझने लगा था उससे। यही खेती पाती की बात थी। उस खेत की धरती अच्छी है ना। शंकर सिंह उसे किसी न किसी तरह हत्या लेना चाहता था। उसने पटवारी से सांठ गांठ कर ली थी और बात बनाकर जूझ गया था तेरे दादा किशुन सिंह से। और फिर तेरे दादा को भी क्रोध आ गया। बहुत तू मैं हुई थी। शंकर ठाकुर ने फरसा दिखाया था, फरसा। तू ही सोच सुल्तान, तेरे दादा को कैसे बर्दाश्त होता। असल गुजरों का खून था उसमें। बदन में गठाने पड़ी थी और जवानी का बखत। सारे गांव जिले में उसके जोड़ का पहलवान नहीं था कोई। उसने खूब मार लगाई थी शंकर सिंह को। फरसा उसके हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया था और सारे गांव के कच्चे रास्ते में उसे घसीटता हुआ उसकी हवेली तक ले आया था। सारे गांव ने देखी थी शंकर सिंह की पिटाई। एक घूंसा खाता था और 2 कदम दूर जा गिरता था। नाक से खून बह आता था उसके और धूल माटी में सारे कपड़े बिगड़ गए थे। साफा खुल गया था, जूते रास्ते में छूट गए थे और टखने छिल गए थे। पर किशुन को क्रोध नहीं थमा था। गांव के लोग बड़ी मुश्किल से रोक पाए थे उसे। बोलते बोलते लाल सिंह को खांसी का ठसका आया तो सांस लेने वो कुछ रुक गया। दादा ने शंकर सिंह को खूब मारा था ना दाऊ। शंकर सिंह अपना बैरी है, बैरी से बैर भांजना चाहिए ना दाऊ। हाँ, लाल सिंह जवाब देता है। पर उस वक्त तक शंकर ठाकुर अपना बैरी नहीं था। तब तो अपना पल्ला भारी था। तेरे दादा ने खूब गत बनाई थी उसकी। फिर सुल्तान पूछता है। फिर बूढ़े लाल सिंह की आवाज़ में न जाने कहाँ से दर्द का एक सोता फूट निकलता है। फिर की बात मत पूछ मेरे बेटे, वो टूटे हुए शब्दों में कहता है। फिर शंकर ठाकुर अपना बैरी हो गया। उसने तेरे दादा से बैर भंजाया था। उसने मर्द ठाकुर होकर भी डरपोकों की तरह पुलिस की मदद ली थी। बहुत दिनों तक कोर्ट कचहरी में अपनी बर्बादी हुई थी। पैसे से, हाथ पैरों से, सब तरह बैर भंजाया था उसने। तू तो बहुत छोटा था सुल्तान, तुझे क्या मालूम कैसी कैसी तकलीफ भुगती थी तेरे दादा ने। रुक्मिन का दिल धड़कने लगा है। मन होता है दौड़ती हुई लाल सिंह के पास पहुंचे और चबूतरे पर सिर पटक पटक कर पूछे, तू मुझसे किस जन्म का बैर भंजा रहा है दाऊ? सुल्तान के हृदय में बैर की आग भर के उसे बागी बनाएगा क्या? तेरे एक बेटे ने तो सब जवानी को रोना दिया, अब बुढ़ापा भी कलेश में बीतेगा क्या? फिर सुल्तान सवाल पर सवाल पूछ रहा है और लाल सिंह लगातार जवाब देकर उसे भड़काया जा रहा है। फिर सब खत्म हो गया था। तेरे दादा ने कोर्ट कचहरी से मामला जीत लिया था और शंकर ठाकुर ने वहीं बेरिया वाले झाड़ के नीचे उसे सोते समय कत्ल करवा डाला था।
लाल सिंह आगे भी कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और चेहरा सिकुड़ी सिल्कन साड़ी की झुर्रियों से भर जाता है। कत्ल। कत्ल माने खून समझता है सुल्तान। किसी आदमी का कत्ल हो जाता है तो बहुत खून निकलता है और फिर वो आदमी न कभी बोल पाता है न चल पाता है, वो मर जाता है। गांव भर में उसी की बातें होती रहती हैं मगर वो किसी को देखने नहीं मिलता। तो दादा का कत्ल करवा दिया था शंकर सिंह ने। सुल्तान दांत भींच लेता है। उसे दुख होता है। अगर शंकर ठाकुर उसके बाप का कत्ल न करवाता तो वो जिंदा होता, सुल्तान को प्यार करता, बोलता, उसे अपने साथ शहर मुरैना तक ले जाता, सनीमा दिखाता। पर शंकर ठाकुर सुल्तान का दुख क्रोध में बदल जाता है। बैरी, तूने मेरे दादा का कत्ल करवा दिया। सुल्तान मन में एक निश्चय करता है और फिर लाल सिंह के सामने प्रकट कर देता है, दाऊ तू फिक्र मत कर, मैं दादा के कत्ल का बैर जरूर भजाऊंगा। मैं शंकर ठाकुर का कत्ल कर दूंगा। सुल्तान, अब नहीं सहा जाता रुक्मिन से, वो चीख उठती है। घबराती हुई बरामदे में आ जाती है। 2 अंगुलियों के बीच घूंघट अटकाए, पानी सिर से ऊपर हो तो लाज मरजाद का क्या करेगी। वो लाल सिंह के पास से सुल्तान की बाह पकड़कर उसे खींचती है। तू बैर भजाएगा, तू कत्ल करेगा शंकर ठाकुर को। हाँ, सुल्तान ऊंची आवाज में कहता है। नहीं मेरे बेटे नहीं। रुक्मिन की आंखें भर आती हैं और गला सूखने लगता है। तेरे दादा और शंकर सिंह में बैर था, पर जब तेरा दादा ही नहीं रहा तब बैर काहे का। जो बीत गई सो बीत गई, भूल जा उसे। वो सुल्तान को खींचती हुई फिर अपनी कोठरी की ओर ले जाने लगती है। बूढ़ा लाल सिंह चीख रहा है, रुक्मिन, बहू इस तरह कब तक डांटेगी उसे। सुल्तान एक न एक दिन जरूर बीहड़ों में जाएगा, जरूर जाएगा। पर मैयो, शंकर सिंह अपना बैरी है, सुल्तान घिसटता हुआ कह रहा है। नहीं, वो अपना बैरी नहीं है, अपना कोई बैरी नहीं है, रुक्मिन समझाती जा रही है। लाल सिंह की खांसी के ठसके अब भी बाहर से आ रहे हैं लगातार। रुक्मिन जोर से रो उठी। दाऊ, तू जरूर मेरा पिछले जन्म का बैरी था। तूने सुल्तान को भेज ही दिया चंबल पार। भावावेश में वो चंबल के नाम 100 गालियां देने लगी। सत्यानाशिन, अभागन, तेरा नाश हो, तेरे सारे कल कगारे डूब जाएं, तेरी छाती सूख जाए। तूने जाने कितनी महतारियों का दूध सुखाया है, तेरी छाती जरूर सूख जाएगी एक न एक दिन। 3 दिनों की लगातार तलाश के बावजूद न तो पुलिस सुल्तान सिंह की लाश ही पा सकी और ना ही ये पता चल पाया कि वो मुठभेड़ के तुरंत बाद किस दिशा में चला गया। तलाश के इस काम में स्पेशल आर्म्ड फोर्स की टुकड़ियों के अलावा सतझरी, नौझरी और आसपास के कई गांवों की पुलिस चौकियां जुटी रहीं। पर हमेशा की तरह इस बार भी पुलिस अभियान निरर्थक ही साबित हुआ। सुल्तान सिंह जिंदा है, गांवों में फुसफुसाहटें फैल गईं। नहीं, सुल्तान सिंह मर गया, वो बुरी तरह घायल हो चुका था, पुलिस ने प्रचार किया। कई दिनों से सुल्तान सिंह का कोई समाचार नहीं मिला था। उसकी उपस्थिति जिंदगी और मौत की अफवाहों के बीच थी। पुतली रोज नई नई अफवाहें सुनती और हर दिन अजीब सी मानसिक उत्तेजना के उतार चढ़ाव में कटता। इधर कुछ दिनों से औरतों मर्दों से मिलने वाली तानाकशी दबी हुई थी। उस दिन जब पहली बार सुल्तान के मरने की खबर उड़ी तब पुतली ने बड़े ताने सहे। ऐसे लोगों ने समझाया था कि पुतली के चेहरे के करीब दिखने वाला बंदूक वाला हाथ गायब हो गया है, पुतली निस्सहाय है। उससे कुछ कहा सुना भी जाए तो परिणाम में अब कोई खतरा नहीं झेलना पड़ेगा। किंतु जैसे ही सुल्तान का जीना मरना संदेह में लिपट गया वैसे ही ताने बंद हो गए। कहीं सुल्तान जिंदा हुआ तो। चेहरे के पास दिखने वाला सशक्त हाथ कभी उभर आता है, कभी गायब हो जाता है। कभी कभी पुतली का मन होता है उपेक्षा से हंसे। उसके साथ जो है नहीं उसे ये लोग हमेशा अनुभव करते रहे हैं और किसी ऐसी चीज के कारण उसका अपना और दूसरों का अस्तित्व प्रभावित होता रहता है जिससे किसी का कोई संबंध नहीं है। जब उसे ये खबर मिली कि पुलिस सुल्तान को नहीं मार सकी तब उसने जैसे तैसे अपनी हंसी पर काबू किया था। खबर लाई थी वही महिला जिसने उस दिन कुएं पर टिप्पणी की थी, मर गया होगा तो मरने दो भाई, ऐसे आदमी को कौन रोता है। पुतली की तबीयत हुई थी, पूछे सुल्तान के मरने जीने से तुझे क्या लेना देना, पर नहीं कहा उसने। वो जानती है ये औरत इस तरह की खबर इसलिए लाई है कि पुतली कहीं सुल्तान से उस दिन वाली बात न कहते, और अगर ऐसी बात सुल्तान के कानों में पड़ी। वो औरत तरह तरह से अपनी पिछली टिप्पणी धो देने की कोशिश में पुतली की खुशामद करती रही और पुतली हर बार ज्यों त्यों कर अपनी हंसी थामे रही। देवी का आशीष है ठाकुर को, इस तरह नहीं मर सकता।
पुलिस 100 जन्म ले ले तो भी नहीं मरेगा। फिर उसने ढेरों पुण्य धर्म के काम किए हैं, उसकी उम्र बड़ी है। कुछ देर उस औरत ने इस तरह की बातें की थी और फिर बड़े स्नेह भाव से पुतली की ओर देखती हुई विदा हो गई थी। उससे बातचीत के दौरान कितनी ही बार मन हुआ था पुतली का कि उसे विश्वास दिलाए वो व्यर्थ ही चिंतित है। पुतली का सुल्तान सिंह से संबंध तो दूर दूसरी बार सामना तक नहीं हुआ, पर हर बार ये बात होंठों तक आते आते रुक जाती थी। वो कहेगी भी तो भरोसा कौन करेगा। उसके चले जाने के बाद वो देर तक बैठी हमेशा की तरह विचारों में उलझी रही थी। एक झूठ उसके इर्द गिर्द लिपटा हुआ है, कई बार अच्छा लगता है, कई बार तकलीफ देता है। उसने तौल लिया था झूठ घाटे का है या फायदे का। सुल्तान सिंह की मौत के समाचार वाला दिन इस झूठ के लिए एक तराजू साबित हुआ था और इस एक दिन ने ही पुतली को समझा दिया था कि इस झूठ से जुड़े रहने में ही उसे अधिक लाभ है। खबर के साथ ही क्षण भर में पुतली ने अपने से जुड़ा रहा झूठ अलग हो जाने की प्रतिक्रियाएं झेलना प्रारंभ कर दिया था। सुबह के साथ ही उसने उल्हाने सहे थे। उस दिन और फिर सारे दिन सुल्तान से कहीं अधिक गांव में वही चर्चा का विषय बनी रही थी। एक सहानुभूति मिली थी उसे, सुल्तान मर गया है, अब क्या करेगी पुतली। नाचने वाली ही सही, पर औरत का धर्म बिगाड़ गया कम वक्त। तिरस्कार और उपेक्षा जो झूठ की बदली में हमेशा छिपी रही थी, बारिश और आंधी की तरह उस पर टूट पड़ी थी उस दिन। छोटी जाति, ऐसी औरत को क्या फर्क पड़ता है। सुल्तान के साथ सोई थी, अब किसी और। उस सारे दिन पुतली का मन रह रहकर जोर से रो पड़ने के लिए होता रहा था। कितनी बार सोचा था उसने, मनोतियां की थीं, सुल्तान न मरा हो, ये झूठ जिंदा रहे, तब तक जिंदा रहे जब तक पुतली जिंदा है। सुल्तान जिंदा है या मर गया ये तय नहीं हो पाया है अब तक, पर इस विवाद ने चीखने वाले लोगों और गांव की बड़ी जातों को फिर एक बदली में ढक लिया है। न जाने कब तय हो पाएगा, पर पुतली को तसल्ली है, अगर झूठ जिंदा नहीं है तो वो अब तक मरा भी नहीं है, और जब तक वो मरेगा नहीं, पुतली ही क्यों, दुनिया की सारी छोटी जातों और नाचने वाली औरतों का स्वाभिमान जिंदा रहेगा। वो रोज की तरह काम में जुटी हुई सिर्फ यही सोचती रही थी, उस दिन और उसके बाद वाले कई दिनों, आज भी सोच रही है। कुछ दिनों से सुल्तान सिंह जिद कर रहा था, अब जाना चाहिए। घाव पूरी तरह नहीं भरा था। हजारी और उसके मेजबान ने बहुत समझाया, जल्दी ठीक नहीं, पर सुल्तान अड़कर रह गया। बस बहुत हुआ, तुम्हारी बड़ी कृपा, अब मैं नहीं रुक सकता। लाचार होकर मेजबान ने बात मान ली। उस दिन शाम ढलते ही हजारी और सुल्तान घर के पिछले दरवाजे से 2 खेत लांघकर बीहड़ में उतर आए। कुछ देर वे मेजबान की प्रशंसा करते गए। आदमी अच्छा है, सुल्तान ने कहा। हाँ, पढ़ा लिखा कानूनी आदमी है, पुलिस उससे दूर भागती है। सुल्तान ने खेद व्यक्त किया। इस बार बड़ा बेढब मौका पड़ा था, हाथ में 400-600 भी नहीं थे, उसे कुछ इनाम इकराम ही दे देते। कोई बात नहीं, हजारी बोला, आगे भी 50 मौके पड़ेंगे। हाँ हाँ, सो तो है ही, सुल्तान ने कहा। फिर जैसे उसे कुछ याद हो आया, तेरे ये वकील साहब कुछ मदद तो कर ही सकते हैं। कौन, सुमेर सिंह? हजारी ने पूछा। मेजबान का यही नाम था। हाँ, सुल्तान ने कहा। कारतूसों का गुंताड़ा जमाओ इससे, वकील है, चाहे तो मुश्किल बात नहीं है। हजारी चुप रहा। वो सोच रहा था, क्या ये संभव होगा? क्यों नहीं हो सकता? क्या नहीं नहीं हो, क्यों नहीं सकता? सुमेर सिंह चाहे तो कर सकता है। तो कर लो बात, एक कारतूस का तोले भर सोना देंगे। एक गोली का 1 तोला सोना बहुत है ठाकुर, एक बार फिर सोच लो। सुल्तान सिंह हंस दिया। सोच लिया है, मगर क्या? तू तो यूं ही है। अरे यार, हम ठहरे बागी, हमारी जिंदगी में सोने की क्या कीमत? हमारे लिए तो गोली ही सब कुछ है। तय कर लो, एक कारतूस, 1 तोला सोना। राइफल में सोना थोड़ी ही भरा जा सकता है, उसका मुंह औरतों को होना चाहिए, बागियों को नहीं। हजारी चुप ही रहा। वो अब भी सोच रहा था, 1 तोला सोना, 1 कारतूस। झाई के स्वर कानों में लय बनकर गूंज रहे थे। बीच में ओ कर किसी ओर से सियार के रोने की आवाज आती रही। सुल्तान सिंह की चाल बहुत धीमी थी। घाव पर नई चमड़ी आई है, नाजुक, ज्यादा तनाव पैदा नहीं होना चाहिए। हजारी भी धीमी चाल में चलता गया। पक्की सड़क पर आकर हजारी रुक गया। ठाकुर सीधे ही निकलें? नहीं नहीं, सुल्तान बोला, श्री राम का पुरा के पास से जाएंगे। हजारी पूछना चाहता था, क्यों?
पर नहीं पूछा। उसने चुपचाप रास्ता बदल दिया। श्री राम का पुरा। सुल्तान को गांव याद नहीं आया है, बल्कि कोई चीज याद आ गई है। अरसा हुआ गुम गई थी। पुतली को एक बार देखा था सुल्तान ने और कभी नहीं भूल पाया, शायद कभी भूल भी नहीं पाएगा। किसी दिन पुलिस की गोली सू ऊ करती सीने में आ लगेगी, तब कहीं पुतली की मूर्ति खंडित होगी। कमबख्त कलेजे में भिदकर रह गई है। सुल्तान एक डाके के लिए सूरजपुर गया था। रास्ते में पड़ गया था श्री राम का पुरा। कोई बड़ा गांव नहीं है। 100-125 घर बिहड़ों में ऊंचाई नीचाई पर फैले हुए हैं। सुल्तान वहां रुकना नहीं चाहता था, पर हजारी ने जिद पकड़ ली थी। बस ठाकुर, 2 घंटे रुक जाओ, पुतली की नौटंकी आई है यहाँ। मरोगे क्या? पुलिस को खबर लग गई तो सारा प्रोग्राम रखा रह जाएगा। जिस काम से आए हैं पहले वही करेंगे। पर गिरोह के सभी लोगों की एक राय थी, जन्म कर्म में एक इच्छा तो तुम्हारे आगे रखी है और तुम हो कि अच्छा तुम्हारी मर्जी। सुल्तान को मानना पड़ा था, पर ख्याल रहे 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकेंगे। गिरोह वाले खुश हो गए थे। सतझिरी की पुतली और पुतली की नौटंकी इधर दूर दूर तक मशहूर है। सुल्तान गांव के पटेल के घर आ बैठा था। सारे गिरोह को नौटंकी देखने भेज दिया था। वे होशियारी से राइफलें संभाले स्टेज के इधर उधर बिखर गए थे। सुल्तान ने सोचा था दिन भर की थकान वो भी मिटा लेगा और गिरोह वालों की इच्छा भी पूरी हो जाएगी, मगर पटेल ने जिद पकड़ ली। सुल्तान ठाकुर, नौटंकी देखने चलो। नहीं नहीं, मुझे शौक नहीं है। मगर पटेल नहीं माना। अरे चलो भी, पुतली अप्सरा है, एक बार देख तो लो। तुम हो बागी, सारी जिंदगी राइफल का धूम धड़ाका करते ही गुजर जाएगी। पटेल ने दाईं आंख पर पलक दबाई। कभी कभी इधर भी रस ले लिया करो। सुल्तान ने बड़ी आनाकानी की। नहीं नहीं, रहने दो पटेल, मुझे नौटंकी वोटंकी नहीं सुहाती। इन रंडी बेड़नियों में क्या रखा है? तुम्हारी 100 बातें मानते हैं, कभी हमारी भी एक बात मान लिया करो। चलो उठो। पटेल ने उसे बाहां पकड़कर खींचा। अनचाहे ही सुल्तान को उठना पड़ा था। पटेल ने पहले से ही नौटंकी के आयोजकों की ओर खबर भिजवा दी थी। सुल्तान सिंह आएंगे, गांव वाले सबसे आगे जगह बना रखें। जगह रखी गई थी। सारे गांव के लोग धरती पर बैठे हुए थे और सुल्तान के लिए विशेष रूप से दरी बिछाई गई थी। गिरोह के लोग हर गांव वाले पर कड़ी नजर रखे हुए थे। एक डाकू गांव के बाहर तक बीच बीच में चक्कर लगा आता। पुलिस और मौत का कोई भरोसा नहीं है, न जाने किस समय कहां पहुंचे। सुल्तान सिंह दरी पर आ बैठा। नौटंकी का पर्दा नहीं उठा था। कुछ डाकू मुस्तैदी से राइफलें लटकाए हुए सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए थे। वातावरण में आतंक फैल गया था। इस गांव से सुल्तान की कोई शत्रुता नहीं है, न उसके किसी साथी की ही है, फिर भी गांव वाले सहमे हुए थे। पर्दा उठा। दर्शकों के शरीर में खून की रफ्तार तेज हो गई। कुछ संभल कर बैठ गए। मंच की ओर आंखें गड़ा दी। मस्खरा आया। वो लाल साफा बांधे हुए था, बड़ी बेतरतीबी से। साफे में एक झाड़ू खुरसी हुई थी और नेकर इतनी नीची थी कि ना तो वो पैंट ही हो सकी थी और न नेकर ही रही थी। सीने पर उसने सुलूका पहन रखा था और गले में नीले रंग की एक चिंदी लटका रखी थी। शायद वो उसकी टाई थी। गाल पिचके और बदन माचिस की तीली सा। आंखों में काजल, माथे पर चंदन। मंच पर प्रकट होते ही दर्शक हंस पड़े। एक रिमार्क हुआ, आधा साहब है आधा चपरासी। नहीं नहीं, दूसरे ने कहा, आधा तहसीलदार है आधा पटवारी। गांव का पटवारी सारे गांव का अफसर। वो कोने में ऐनक चढ़ाए हुए बैठा था। झेप गया और दांत दिखाकर फीकी सी हंसी हंस दिया। मस्खरे ने काम शुरू किया। भैयो, वो चिल्लाया एकदम पंचम स्वर में, आज का खेल लैला मजनू का है, जरा धीरज रखो। लैला आ रही है, रंगीली लैला आ। पुतली बनी है लैला, दर्शक सोचते हैं और बेचैनी से उसका इंतजार करते हैं। कोने से एक आवाज उठती है, अब तक क्या कर रही है लैला, जल्दी से निकाल लाओ बाहर। दर्शक हंस पड़ते हैं। मस्खरा बड़ा जोरदार है। वो कहता है, भीतर मजनू बैठा है, भाई गुपचुप बातें हो रही हैं। एक ठहाका फिर उठता है। नौटंकी का वातावरण बन रहा है, पर असली तब बनेगा जब पुतली उतर आएगी मैदान में। गिरोह वाले चौकन्ने हैं। हंसी मजाक के बावजूद वे चौकसी नहीं छोड़ते। सुल्तान भी गंभीर है। यूं ही पटेल की जिद में आ गया। यहां माटी की मूर्ति बनाकर बिठाल दिया है। काहे की नौटंकी और कैसी पुतली। उसका मन होता है उठे मंच पर पहुंचे और इस मस्खरे को उठाकर नीचे पटक दे। फालतू बक रहा है।
वक्त धीरे धीरे जा रहा है और सुल्तान को लगता है सूरजपुर का काम आज नहीं हो पाएगा। उसे गिरोह के लोगों पर खींच आती है। कमबख्तों का माथा घूम गया है। लैला को जल्दी बाहर लाओ, दर्शक उतावले हो रहे हैं। इस तरह कब तक डिब्बे में बंद किए रहोगे?